नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, क्या फायदे क्या नुकसान है और आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा कुछ चौथा या पांचवा फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियो है। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स, बिटकॉइन, टैक्स सेविंग पर भी वीडियोस बना रखे हैं जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट होता है जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा। उस कंपनी को अगर लॉस होगा तो कुछ परसेंट उस लॉस का आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों, मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है। आपके पास 10,000 रुपए है लेकिन वो काफी नहीं है, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो कि तू भी 10,000 रुपए लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे यहां पर। तो आपकी कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 50% आपको मिलेगा, 50% आपके दोस्त को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर्स आपने अपने दोस्त को दे दिए इस कंपनी में। यही चीज बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फर्क यह है कि वहां पे आप अपने दोस्त के पास जाने की जगह पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदो। शेयर मार्केट्स की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। 1600s के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो कंट्री आज के टाइम पे नेदरलैंड्स है। उस जमाने में दोस्तों लोग शिप्स के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरा दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एक कंपनी शिप्स भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हजारों किलोमीटर का सफर होता था जहाजों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास इतना नहीं था उस टाइम पे। तो इन्होंने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, हमारी शिप्स में पैसा लगाओ, कि जब ये शिप्स इतना लंबा सफर तय करके किसी और देश जाएंगी, वहां से जो भी खजाना ये लेकर आएंगी, जो भी पैसे ये कमा कर आएंगी, तो एंड में कुछ शेयर आपको मिल जाएगा उन पैसों का। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज्यादा जहाज तो वापस लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे, कुछ भी होता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर्स ने देखा ये काम बहुत रिस्की था यहां पर। उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा 5-6 जहाजों में पैसा लगाओ, कि चांसेस तो ये हो कि कुछ एक ना एक तो उनमें से वापस आए यहां पर। और एक जहाज दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास जाकर ये पैसे लेता था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिडिंग्स होती थी वहां पर जहाजों की, वहां के डॉक्स पर। डॉक्स वो जगह होती है जहां से शिप्स निकलती हैं। देखते ही देखते दोस्तों सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनीज को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे और आम लोगों को यहां पर और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन गई थी उस टाइम पर। और आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट बन गई है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। दो टाइप के मार्केट्स में से डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां पर कंपनीज आकर अपने शेयर को बेचती हैं। ये कंपनीज के ऊपर है कि वो एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे अपने शेयर का। हालांकि इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होती हैं, लेकिन कंपनी ज्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड पर डिपेंड करता है कितना प्राइस वहां पर लोग देने को तैयार है एक कंपनी के शेयर के लिए। अगर एक कंपनी 1 लाख की वैल्यू है कंपनी की, वो अपने 1 लाख शेयर्स बांटती है और 1 रुपए पर शेयर में लोगों को ऑफर करती है। अब अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि मैं भी शेयर खरीदूं, मैं भी शेयर खरीदूं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्राइस में बेच पाएगी अपने शेयर्स को। तो आजकल कंपनीज क्या करती हैं, एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो एक रेंज डिसाइड कर लेती है कंपनी कि मैं इस रेंज के अंदर अपने शेयर्स को यहां पर बेचूंगी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो अपने कितने शेयर बनाए। 1 लाख वैल्यू अगर टोटल कंपनी की, तो वो 1 रुपए के 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी बना सकती है। और वैसे दोस्तों जब कंपनीज अपने शेयर मार्केट में शेयर बेचती है, वो कभी भी 100% नहीं बेचती है। जो एक ओनर होता है वो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो रखता ही है, ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर रहे। अगर आप सारे ही शेयर्स बेच डालोगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं सब ओनर्स बन गए उस कंपनी के।
सब मालिक बन गए उस कंपनी के, तो वो सब डिसीजंस भी ले सकते हैं उस कंपनी के लिए। जिस जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा एक कंपनी के लिए। तो इसलिए जो फाउंडर्स होते हैं कंपनीज के वो प्रेफर करते हैं कि 50% से ज्यादा शेयर तो अपने पास ही रखें। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास ही है। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, अब ये शेयर ये जाकर और लोगों को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जहां पर लोग अपने आप में शेयर्स को बेचते खरीदते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगा ये देखकर कि डिमांड कितनी है लोगों की किसी शेयर को खरीदने में, सप्लाई कितनी है उसकी। तो डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में शेयर प्राइस अब ऊपर नीचे होते रहेगा। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब करीब 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा जिसमें 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये कैसे देखा जाए? इस चीज को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स भी यही दर्शाता है। सेंसेक्स का जो नंबर है दोस्तों कि आज ये 40,000 के करीब पहुंच चुका है, इस नंबर की खुद में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप इस नंबर को हमेशा पास्ट से कंपेयर करके देखिए, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि ये जो नंबर है ये थोड़ा रैंडमली डिसाइड किया गया है कि शुरू में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 30 कंपनीज का इस वक्त ये शेयर वैल्यू है, तो हम इन सारे नंबर्स को कंपाइल करके हम कहते हैं कि 500 है ये। तो अब धीरे धीरे सेंसेक्स बढ़ के 40,000 तक पहुंच गया है पिछले 50 सालों में कुछ। तो ये दिखाता है कि पिछले 50 सालों में इन 30 कंपनीज के शेयर प्राइस में कितने ऊपर गए हैं प्राइसेस। ऐसे ही हमारा निफ्टी इंडेक्स है नेशनल प्लस 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइसेस में क्या ऊपर नीचे का ट्रेंड दिख रहा है, ये निफ्टी दिखाता है यहां पर। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी की। अगर एक कंपनी पहली बार कर रही है तो इसे कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करा रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में काम करना बहुत ही आसान था, कोई भी अपनी कंपनी को लाकर पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, और होना भी चाहिए। क्योंकि सोचकर देखिए स्कैम करना कितना आसान है लोगों को। कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बढ़ा चढ़ाकर कहेगा कि देखो मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ने ये सब किया है, लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ बन के उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा यहां से। तो बहुत ही आसान हो गया ना स्कैम करना। और इंडिया ने दोस्तों हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्कैम्स देखे हैं, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई अपनी, पैसे लिए और भाग गए वहां से। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम्स होते रहे वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को पता लगने लगा कि हमें अपने पूरे प्रोसीजर को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलेशंस और स्ट्रांग बनाते गए, रूल्स और स्ट्रांग बनाते गए, जिसकी वजह से आज काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीजों को देखती है दोस्तों कि कौन सी कंपनीज को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको ये करना है दोस्तों तो आपको सेबी के नॉर्म्स को पहले फुलफिल करना पड़ेगा। इनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपकी कंपनीज के अकाउंटिंग पर काफी चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपकी कंपनीज की अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए। 3 साल लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होने चाहिए आपकी कंपनी में अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है किसी कंपनी को। और जब आप अपने शेयर्स बेचने जाओगे, आपके शेयर्स की अगर कोई डिमांड नहीं हुई लोगों के बीच में, तो सेबी आपकी कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा भी सकता है। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो आप उस जमाने में उस डॉक्स पे जाकर, जहां से जहाज निकल रहे थे, वहां पे जाकर ये बिडिंग कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे स्टॉक्स को। और इंटरनेट के आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये काम करना होता।
लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आपको अपने पैसों की जरूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सकें, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें किसी कंपनी में, और डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए उन स्टॉक्स को। आजकल ज्यादातर बैंक्स 3-in-1 अकाउंट्स ऑफर करने लग गए हैं कि ये तीनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो। हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, या कोई और थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर्स के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट दोस्तों बैंक ज्यादातर चार्ज करते हैं अराउंड 1%, लेकिन 1% ज्यादा हाई है, इतना होना नहीं चाहिए। आपको अगर सही से ढूंढेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट अराउंड 0.05% दे रहे हो या 0.01% दे रहे हो। ये ब्रोकरेज रेट उनके लिए डिसएडवांटेज है अगर जो ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक से, यानी एक दिन में इतने सारे स्टॉक्स खरीदे, इतने सारे बेचे, तो बहुत सारा पैसा आपका इस ब्रोकरिंग फीस में ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा ब्रोकरेज रेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार ही देंगे उस ब्रोकरेज रेट को। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने एक बार ही पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम तक उसे रहने दिया वहां पर, और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से काफी पैसे लगाते हो, यहां पर काफी वहां लगाते हो, कुछ निकाल लेते हो, कुछ निकाल लेते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते रहते हो। इनफैक्ट ट्रेडिंग करना दोस्तों खुद में ही एक जॉब है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर बैठ के यही काम करते हैं, पैसे इस शेयर से निकाले उस शेयर में डाले, यहां से निकाला वहां डाला और यहां से प्रॉफिट कमाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। काफी लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है। और मेरी राय में दोस्तों ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये एक तरह की गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता कि वो कंपनी किस टाइप की है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी के एग्जैक्टली पैरामीटर्स क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है कंपनी का, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के आप हिस्ट्री नहीं देखते, तो एक तरह से जुआ खेलने जैसा ही है, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुनकर कि लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें शेयर मार्केट में पैसे लगा ले, तो इसलिए आप लगा रहे हो यहां पर। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ये बहुत ही रिस्की होता है करना। और ऑब्वियसली जब कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर जो रात दिन ये काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जिनको ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये सब कैसे काम करता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन एक्सपर्ट्स पे रिलाई करना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप डायरेक्टली खुद नहीं डिसाइड करते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में आप एक एक्सपर्ट्स पे भरोसा डालते हो कि वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इनफैक्ट ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ढेरों कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने के चांसेस काफी कम रहे यहां पर। जैसे कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी समझ गए थे कि एक जहाज में पैसे कभी मत डालो अपने, 5-6 जहाजों में पैसे लगाओ अपने, ताकि चांसेस ये रहे कम से कम एक तो वापस लौट के आए। अगर आपको लगता है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर, किस एजुकेशनल या फाइनेंशियल टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।